गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी देखेंगे। इंग्लिश पेडागोजी में क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, ये यूनिट 4 है जो आपके सिलेबस में है। इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 4 है। उसमें देखेंगे कि हम बच्चों को लैंग्वेज में जब ग्रामर का क्या भूमिका है। ठीक है, जब हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ग्रामर का क्या भूमिका है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग थ्योरी भी देखेंगे और साथ ही आज ही हम लोग कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। तो ये हम लोग का यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले भी वो 3 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ये आपका सिलेबस है। इसमें पेडागोजी में हमने लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भी देख लिए हैं, और रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल, ये तीनों यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। साथ में इनके कुछ एमसीक्यू भी देखे हुए हैं। तो आप लोग अगर आप नए हों तो आप लोग इंग्लिश पेडागोजी के प्लेलिस्ट में जाके ये तीनों यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग 4th यूनिट देखेंगे, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब हम लैंग्वेज सीखने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या करता है, ग्रामर क्या रोल निभाता है, क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में आज देखेंगे। देखिए, अगर आप लोग हमारे सहायक शिक्षक और शिक्षक के बैच से नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सहायक शिक्षक का 699 और शिक्षक का है 799। इसमें आपको एग्ज़ाम तक अनलिमिटेड, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका टेस्ट चलता ही रहेगा। एक बार साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम नए क्वेश्चन ऐड करके आपको टॉपिक वाइज कराएंगे, और अगर टॉपिक वाइज भी होगा तो इसमें कुछ मिक्स भी रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मिक्स भी रहेंगे। इसलिए आप लोग जुड़ सकते हैं और ये पूरा एग्ज़ाम तक रहेगा। और ये केवल एक बार सिलेबस के लिए, मतलब आपको एक बार टॉपिक वाइज बस सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा एक बार सिलेबस वाले में। और जब आपको अनलिमिटेड चाहिए, एग्ज़ाम तक पूरा आपको टेस्ट देना है, तो ये इसके कुछ फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप दोनों बैच सहायक शिक्षक और शिक्षक का एक साथ कंबाइन लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1299। तो आप लोग टेस्ट देने के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे आपका खुद का आकलन होगा, स्व आकलन होगा कि आपको पता चलेगा कितना आपसे बन रहा है। ठीक है, और नहीं बन रहा है तो आप खुद पढ़ेंगे और एक आपको कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी। अगर रोज टेस्ट दोगे तो आज ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे में आपका कई बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ शुड ग्रामर बी टॉट। हम मतलब हमको कैसे ग्रामर को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। टारगेट लैंग्वेज या स्टूडेंट्स की पहली या दोनों लैंग्वेज में ग्रामर पॉइंट सिखाएं। मतलब हम ग्रामर पॉइंट सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं तो सिर्फ हम इंग्लिश ग्रामर पे ही फोकस करें। हमको हिंदी व्याकरण जो होता है उसको और इंग्लिश का ग्रामर दोनों को ही सिखाना होगा। ठीक है, ताकि उनको रिलेट करते बने, पहली या दोनों। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में ग्रामर पॉइंट को सिखाएं। 10 मिनट ग्रामर एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम सीमित करें। ठीक है, ग्रामर को एक्सप्लेन करने के लिए आप टाइम लिमिट अपना सीमित करें, विशेषकर लोअर लेवल स्टूडेंट्स के लिए। अब उनको एक बार में, जैसे आप ग्रामर ही सिखा रहे हो तो उनको एक बार समझ में नहीं आएगा, तो आप उनको एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सप्लेन करने से क्या होगा, उनको चीज़ें समझ में आएंगी। जिन पर ध्यान रखने की एबिलिटी को सीमित किया जा सके। ठीक है, ये 2 पॉइंट देख लिए, हमको ग्रामर कैसे सिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में स्टूडेंट्स की नीड्स को एड्रेस करने के लिए रिटन और ओरल वेज में प्रेजेंट ग्रामर फॉर्म्स। उनको हम या तो बोलने के लिए बोले या लिखने के लिए बोले, जैसे जो ग्रामर फॉर्म्स होते हैं ना उनको प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे, चाहे वो ओरल वे में भी कर सकते हैं या फिर वो रिटन वे में करें। ठीक है, 4th पॉइंट है हमारा, सुनिश्चित करें कि एग्जाम्पल्स एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट हो। मतलब एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं बच्चों को, वो एकदम सही और उन पर सटीक बैठना चाहिए ताकि उनको समझने में आसानी हो। उन्हें उचित रूप से लैंग्वेज प्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, लेसन के पॉइंट्स के अनुसार हो। ठीक है, हमको एकदम एग्जाम्पल्स एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट देना होगा। ठीक है, 5th है,
टीचिंग टूल्स के रूप में एग्जाम्पल्स का यूज़ करें। ठीक है, टीचिंग टूल्स के रूप में हम एग्जाम्पल्स दे दे के उनको समझा सकते हैं। एक पर्टिकुलर थीम पर एग्जाम्पल को फोकस करना ताकि स्टूडेंट्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तथा वोकेबलरी के कांटेक्ट में रहे। तो ये क्या है आपके हाउ शुड ग्रामर बी टॉट, हमको ग्रामर कैसे सिखाना चाहिए, तो एक बार इन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म के लिए जब हम किसी भी चीज़ को लिख के रहे, लिखने के फॉर्म में हमको ग्रामर का रोल देखना है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे आपको बोलने के लिए तो इजी हो जाता है, आप कुछ भी बोल देते हैं ना, बोलना इजी हो जाता है, बट जब हम उसको लिखने बैठते हैं तो हमको ग्रामर का हर चीज़ का ध्यान देना होता है, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसको देखते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स इंग्लिश के इफ़ेक्टिव स्पीकर्स हो सकते हैं, अगर बच्चा स्टूडेंट जो है वो इफ़ेक्टिव मतलब अच्छा वक्ता भी है, अच्छा बोलता है ना, लेकिन उन्हें इफ़ेक्टिव राइटर्स बनने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा वक्ता है, ठीक है, जो बोलता है वो अच्छा लेखक या लेख कर सके। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए राइटिंग करने के लिए किसकी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। उन्हें यह सीखने की आवश्यकता है कि ओरल लैंग्वेज से रिटन लैंग्वेज में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनकी नॉलेज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। जो ओरल लैंग्वेज में उनका नॉलेज है उसको हम कैसे रिटन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करें। ठीक है, ये उनको सीखना होगा कि उनका जो ओरल जो भी उनका नॉलेज है जिसको वो बोल पा रहे हैं उसको वो कैसे अपने शब्दों में लिख सके। इसके लिए हमको क्या बोलते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनको जानकारी देनी होगी। ठीक है, कि वो ओरल लैंग्वेज से कैसे रिटन लैंग्वेज में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनकी नॉलेज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। अब देखते हैं इफ़ेक्टिव ग्रामर इंस्ट्रक्शन उसके साथ आरंभ होते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट पहले से ही जानते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिव ग्रामर इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा, वहाँ से आरंभ करते हैं जिसके बारे में बच्चा पहले से जानता है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल भी होगा। ठीक है, और यह लिखने के रूप में उस नॉलेज को यूज़ करने में उनकी हेल्प करते हैं। ओरल लैंग्वेज से रिटन लैंग्वेज में अपनी नॉलेज को जोड़कर टीचर एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल टर्मोलॉजी को नष्ट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स अधिक कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ लिख और पढ़ सके। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एक्टिविटी है। क्या है स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी है। टीचर को ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए जो मीनिंग के क्लियर कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक, 1960 के दशक के आरंभ में की गई रिसर्च से पता चलता है कि राइटिंग इंस्ट्रक्शन से अलग ग्रामर इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स की राइटिंग क्षमता में इम्प्रूव नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमको राइटिंग इंस्ट्रक्शंस पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ग्रामर इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए। ग्रामर इसेंशियल इज फॉर, ग्रामर किस चीज़ के लिए आवश्यक है ये देखते हैं। पहला है एडिटिंग के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और संबंधित अवधारणाओं पर टीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, सेकंड है टीचिंग स्टाइल, हालांकि वाक्य संयोजन और वाक्य उत्पन्न करना। टीचिंग स्टाइल मतलब वो वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, वाक्य संयोजन और वाक्य उत्पन्न करने में, सेंटेंस फॉर्म करने में। थर्ड है सिंटैक्टिक एलिमेंट्स के माध्यम से टीचिंग सेंटेंस यूज। सिंटैक्टिक एलिमेंट्स मतलब होता है सिंटैक्स, आपका सिंटैक्स कैसे मतलब कौन से स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम देखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है सिंटैक्स है, और इसी को क्या कहते हैं सिंटैक्टिक एलिमेंट्स। मतलब कि कहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे वर्ब, ये सब इसमें आते हैं। फोर्थ है पावर ऑफ डायलैक्ट्स एंड द डायलैक्ट्स ऑफ पावर, दोनों की टीचिंग करानी चाहिए। जैसे कि द डायलैक्ट्स ऑफ पावर क्या हो गया, उसके लिए हम एकदम हाई स्टेटस के लिए या जॉब प्रोफाइल के लिए किसी भी चीज़ के लिए ऐसा लैंग्वेज डायलैक्ट का यूज़ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं डायलैक्ट्स ऑफ पावर। ठीक है, और फिफ्थ है कन्वेंशन, क्लैरिटी और स्टाइल के लिए पंक्चुएशन और मैकेनिक्स टीचिंग। तो ये हो गए हैं
आपके ग्रामर किस चीज़ के लिए एसेंशियल है। इसके आगे देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को, आप लोग सभी रुकिएगा, अभी इससे हम तो इसको थॉरली देख रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो आता ही है सबको, इसलिए एक बार थॉरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ही ग्रामर कैसे सिखाते हैं बच्चों को, उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अब देखते हैं आगे। सभी स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने की कोशिश करने के बजाय टीचर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ग्रामेटिकल एलिमेंट्स पर इंस्ट्रक्शन प्रदान करना चाहिए जो स्टूडेंट की प्रभावी ढंग से राइटिंग एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। टीचर्स को ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने और लागू करने के लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की तत्परता के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। जब टीचर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सिखा रहा है तो उसको इनको इंडिविजुअल हर स्टूडेंट पे हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनमें एक तत्परता होनी चाहिए, तभी वो क्या सीख पाएंगे, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे। हाउ डज सेंटेंस कंबाइनिंग इम्प्रूव राइटिंग, ठीक है। जैसे कैसे जो सेंटेंस हम कंबाइन करते हैं वो हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, वाक्य संयोजन शॉर्ट सेंटेंस को लॉन्गर सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ने की स्ट्रेटजी है। वाक्य संयोजन क्या है, कैसे आप कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस को एक बड़े सेंटेंस फ्रेम करते हो, है ना, और उसको जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ने की स्ट्रेटजी को ही क्या कहते हैं, वाक्य संयोजन कहते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स वाक्य संयोजन एक्टिविटीज़ में संलग्न होते हैं, वो ऑलरेडी करते रहते हैं ये सब चीज़, वे सीखते हैं कि मीनिंग और स्टाइल को बदलने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बदला जाए। जैसे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही बदल दोगे तो उसका मीनिंग ही क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को फ्रेम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसका मीनिंग आपको सामने आएगा। अगर आप अलग क्या बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को बदल दिए हो, है ना, कैसे बदल रहे हो जिससे उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो चूंकि स्टूडेंट्स वाक्य संयोजन एक्टिविटीज़ में संलग्न होते हैं, वे सीखते हैं कि मीनिंग और स्टाइल को बदलने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बदला जाए, मतलब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बदले कि उसके मीनिंग में क्या हो, स्टाइल में क्या हो, चेंजेस हो। कई अध्ययन मेलन 1969, ओहेरे 1973, कूपर 1975, सॉन्सी 1977 और हिलॉक्स 1986, स्ट्रॉन्ग 1986, ये सभी क्या किए हैं, अध्ययन किए हैं, और कौन कौन से सन में किए ये, ठीक है। इनके बारे ये क्या दर्शाते हैं उसको देखते हैं कि वाक्य संयोजन का प्रयोग स्टूडेंट्स की राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है। वाक्य संयोजन क्या है, एक स्टूडेंट्स की राइटिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, इसलिए हमको इसका वाक्य संयोजन का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों में राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो। वाक्य संयोजन से स्पष्ट है कि स्टूडेंट अपनी राइटिंग में सेंटेंस वैरायटी, बिगनिंग्स, लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के प्रभाव को पहचानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओरल और रिटन सेंटेंस कंबाइनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेटिंग कर स्टूडेंट्स उन तरीकों बेहतर ढंग से समझते हैं जिनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजेस और पंक्चुएशन मीनिंग को प्रभावित करते हैं। जब उन्हें रिवाइजिंग स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो सेंटेंस कंबाइनिंग एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स को स्वयं के लेखन में शॉर्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, जिससे वे अपने आइडियाज़ को परिष्कृत तरीक़ों से कंबाइन करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट शॉर्ट सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, स्टूडेंट जब शॉर्ट सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वे पाते हैं कि वो फ्रेज और क्लॉज का यूज़ कैसे किया जाता है। जब तक बच्चा शॉर्ट सेंटेंस है उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं बना पाता है तो वो फ्रेज क्लॉज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, उनको उसमें डिफ़िकल्टीज आएगी। इसीलिए जितना वो प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बनाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि कहाँ कैसे फ्रेज का यूज़ करते हैं, कैसे क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये जो सेंटेंस मेकिंग है ना, शॉर्ट टू क्या कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट टू लॉन्गर सेंटेंस, ये सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइटिंग के लिए। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं।
अब आप लोग MCQ करने के लिए, ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप सभी लाइव चैट में जाइए। लाइव चैट में अपना आंसर कीजिएगा विथ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 का A है तो 1A, 1B, 1C ऐसा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं आप लोग को कुछ टाइम दूंगी, उतने में आप लोग 5 सेकंड में, उतने में आप लोग थोड़ा सोच समझ के अपना आंसर लाइव चैट में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग काउंट भी करते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। फिर लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। इससे एक आपका सेल्फ एनालाइज भी होगा कि हमने इतना सही किया है। ऐसे में हम बस आंसर देते रहते हैं, हमको काउंट भी नहीं करते कि हमसे कितने क्वेश्चन बने हैं कितने नहीं, इसीलिए आप लोग ये जरूर कीजिएगा। चलो करो। फर्स्ट है, ग्रामर इज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश, ए लिटरेचर, बी लैंग्वेज, सी बोथ द एबो, या डी नन ऑफ दिस। बताओ ग्रामर इज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश क्या है? सभी कमेंट लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो ग्रामर इज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का ही एक कंटेंट क्या है? ग्रामर, इसलिए इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरेटिकली ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज, ए फॉर्मल ग्रामर, बी इंग्लिश ग्रामर, सी स्ट्रक्चरल ग्रामर, या डी नन ऑफ दिस। बताइए, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। सभी का एकदम आंसर आना चाहिए सभी। तो देखो, जो थ्योरेटिकल ग्रामर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ग्रामर भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, इनमें से क्या जो है वो नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स है। ठीक है, अगर उनको लर्निंग में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो ये कौन सा है जो हेल्पिंग सिद्धांत नहीं है? ए है डिवाइज ऑल द एक्टिविटीज, बी टीचिंग, सी है मीनिंगफुल थॉट्स, या डी है टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशंस। सभी बताइए। नॉट बोला है, ध्यान रखिएगा, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स। सभी आंसर कीजिए लाइव चैट में विथ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालो एंड आंसर। ठीक है, तो कौन सा हेल्पिंग सिद्धांत नहीं है? नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशंस। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द रूल ऑफ ग्रामर एट जूनियर स्टेज, द रूल ऑफ टीचिंग ग्रामर एट जूनियर स्टेज में हम ग्रामर टीच करते हैं तो उसका क्या रूल है? ठीक है, ए है ग्रामर देन लैंग्वेज, पहले हमको ग्रामर टीच करना चाहिए फिर लैंग्वेज बोल रहे हैं। बी क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज देन ग्रामर, सी वोकेबलरी देन ग्रामर, या डी है ग्रामर एंड वोकेबलरी। सभी आंसर कीजिए। बहुत इजी है, बताइए सभी। सबसे पहले आप क्या करते हो? ग्रामर फिर भाषा सीखते हो क्या? या बी पहले भाषा फिर ग्रामर, या पहले वोकेबलरी फिर ग्रामर, या ग्रामर एंड वोकेबलरी? बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लैंग्वेज को सीखते हैं। लैंग्वेज पहले सीखते हैं, फिर लैंग्वेज जानने के बाद हम ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट लैंग्वेज देन ग्रामर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज कॉल्ड एज द, ए डायरेक्ट मेथड, बी क्लासिकल मेथड, सी डॉक्टर वेस्ट मेथड, एंड डी बाइलिंगुअल मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को और क्या कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, उसको आप लोग को बताना है लाइव चैट में आंसर। इसके साथ ही ये भी बताइए, सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा या मेन कमेंट में भी कमेंट करना कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को कौन दिया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है।
बताइए इस मेथड को क्या और कौन सा मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। ठीक है, ए, ट्रांसलेशन इंटरप्ट्स द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। बी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लिए पहले कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज द बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल्स। ए क्या है, ट्रांसलेशन इंटरप्ट्स द वर्ड्स एंड फ्रेज of the foreign language in the best possible manner. B है, the foreign phraseology is best as assimilated in the process of interpretation. C है, sentence is the unit of speech. D है, the structure of the foreign language are best learned when compared with those of the mother tongue. बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। कौन सा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का एडवांटेज नहीं है। ए है, इट इज इकोनॉमिकल। बी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम अननोन टू नोन। या सी है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टेस्टेड बाय दिस मेथड। या डी है, इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टेज। कौन सा एडवांटेज नहीं है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का, बताइए सभी। ए, बी, सी एंड डी। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हमको जो पता रहता है उसका क्या कहते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका हो जाएगा, बताइए सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम अननोन टू नोन। ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, मेनली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, द टीचिंग ऑफ ग्रामर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड ए, डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन अ लैंग्वेज। बी, अनडेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन स्कूल करिकुलम। सी, बोथ ए एंड बी। या डी, नन ऑफ द एबव। बताइए, द टीचिंग ऑफ ग्रामर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। तो इसका ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी, इसलिए आपका सी भी रॉन्ग है। तो इसलिए हमका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वॉज गिवन बाय ए, पियाजे। बी, ब्रूनर। सी है आपका फर्डिनेंड सॉसर। और डी है नोम चॉम्स्की। बताइए 9th का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर दिया है, बताइए सभी लाइव चैट में। नोम चॉम्स्की ने दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोम चॉम्स्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, नोम चॉम्स्की। 10th क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी काउंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है,
और अगर आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो, और वो टॉपिक वाइज, तो आप लोग ज़रूर सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के बैच में आप लोग ऐड हो जाइए। इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप और कॉलिंग के माध्यम से, ठीक है। इस नंबर पे 75 83 86 44 61, इस नंबर पे आप लोग कॉल एंड SMS के माध्यम से क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग पर्टेन्स टू ए फॉर्मल स्पीच, बी लिसनिंग टू अ लेक्चर, सी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, या डी है आपका टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 10th का सभी आंसर कीजिए, 10th नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। तो यूज़ ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स पर्टेन्स टू, जब हम लोग ग्रामर का यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, स्पेलिंग्स का, तो ये क्या होता है, एक फॉर्मल स्पीच होता है। आप इनफॉर्मल के लिए ये सब यूज़ नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देखते हो, है ना। लेकिन अगर फॉर्मल के लिए हर सब बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल स्पीच। ये हो गए हमारे ग्रामर यूनिट 4 भी आप लोग का कंप्लीट होता है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये पूरे सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी तक हमने किया है 4 यूनिट कंप्लीट किया है, इसके बाद हम लोग करेंगे आगे का, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को हमारे सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक बैच में ज्वाइन होना है तो आप लोग कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से दिए गए नंबर पे कॉल संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।